हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा पार्ट। ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स के दूसरे भाग में आप क्या पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके हर एग्ज़ाम में आती है और इस एग्ज़ाम में के लिए तो रामबाण है। तो आपको पहला पार्ट कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेकंड पार्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था तो मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के नोट्स भी आज लगवा दूंगा मैं आपके लिए, जिससे आप उन नोट्स का भी इस्तेमाल कर सके। सिर्फ़ और सिर्फ आप लगातार पढ़ाई करें, मेरा यही एक रूल है। आपको लगभग मैं सारी क्लासेस ही प्रोवाइड करूंगा। 30 से 35 मैराथन क्लासेस रहेंगी, ये टोटल सिलेबस कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा जिससे आपको अच्छा लगे। हालांकि प्रैक्टिस सेट डिटेल में नहीं हो पाएगा क्योंकि डिटेल में होने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, इतना टाइम तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मैं क्वेश्चन डिस्कस ज़रूर कर लूँगा जिससे आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये भी याद रखिए कि अब आपको अपने लिखने की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है। लगातार कम से कम 10 से 15 पन्ने डेली लिखने की हैबिट रखिए और लगातार ये नहीं कि 2 पेज लिखे पर पानी पी के आ रहे हैं, फिर 2 पेज लिखे, फिर चाय पी के आ रहे हैं, फिर 4 पेज लिखे, फिर खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक टाइम पर बैठ जाइए और बैठ करके आप लगातार, आप किसी भी सब्जेक्ट्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, हिंदी के बुक नोट, ठीक है मतलब ना, हिंदी के बुक्स के नोट्स मैं आज लगवा दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको हिंदी के बुक्स के नोट्स, और कोशिश करूंगा कि हिंदी के एसे के नोट्स भी आज ही, कुछ एसे के नोट्स आपको आज ही मिल जाए। ये सभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप सिर्फ पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, जय माता की, तो सब कुछ है ना। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपको अपनी फाइनल टच समझ लो ना। फाइनल टच का मतलब ये है कि अब आप अपने फाइनल क्वेश्चंस को, आंसर्स को सही से लिखने की प्रैक्टिस डाल लीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने एग्ज़ाम से पहले कम से कम 30 से 35 पन्ने लिखने स्टार्ट नहीं करे हैं तो आपका पेपर, जैसा जीआईसी आपका छूटा है वैसे ये भी छूट जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये सब बातें बाद में मालूम चले। कम से कम 10 पेज से स्टार्ट करिए। एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन तक, जब 6 दिन बचे, 7 दिन बचे, तो इन पेजेस को 25 से 30 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो अब आपके पास ड्यूटी ये है कि आपको कितने पेज डेली लिखने हैं, कितने डेरिवेशन करने हैं, कितना क्या करना है, ये सब कुछ। बीच में 10 से 12 तारीख के बीच में, 10 से 12 या 15 अप्रैल के आसपास मैं एक छोटा सा, कुछ छोटा नहीं, बड़ा से ही वीडियो आपके लिए पब्लिक करूँगा। उसमें ये रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है। आज आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी के जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके लिए, और साथ में आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके भी नोट्स मिल जाएंगे आज। ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ संस्था को कॉल करें। नंबर नीचे फ्लैश पे चल रहा है, तो आप उसको देख के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना हो गया, थोड़ी सी आपके लिए अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं ज़ीमान इफेक्ट। ठीक है ना। तो ज़ीमान इफेक्ट पिछली बार जो पिछला वीडियो था उसमें आपने जो पढ़ा है वो आपको पता होगा। ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पास्टरनबैक जो आपका एक्सपेरिमेंट है वहाँ से भी, जो लॉ है, जो नियम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसके साथ में रमन इफेक्ट ये भी पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे आज कपलिंग। इतनी चीज़ें आज हम लोग को ख़त्म करनी है। इतनी चीज़ों से हम लोगों को लगभग एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। हालांकि अगर नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें तो पढ़ना ही है ना, सारा सिलेबस हमें कवर ही करना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस 25 अप्रैल तक ही ख़त्म कर दूं, जिससे आपको भी तैयारी करने का अच्छा मौका मिले। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसके लिए सॉरी, कि आपको अपनी पढ़ाई सही से करनी है। ठीक है। 15 से 10 पन्ने अभी लिखना स्टार्ट करिए, और 15 अप्रैल के बाद से ये आपको कर देना है, कम से कम 25 से 30 पन्ने में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो समझ लीजिए फिर आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है। तो ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है?
तो ज़ीमैन इफेक्ट में आपको ये याद रखना है कि जब हम किसी भी एक लाइट सोर्स को, बहुत ध्यान से समझना, ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, बस हल्की फुल्की बातें करेंगे कि डिफिनेशन आपको लिखनी है, इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। जब हम किसी भी लाइट सोर्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम किसी भी लाइट सोर्स को रखेंगे तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी लाइट सोर्स में मैग्नेटिक फील्ड इंटर कराते हैं तो जो हमने लाइट सोर्स लिया होगा, सपोज करिए कहेंगे सर लाइट सोर्स किस किस टाइप का हो सकता है, सर जिंक का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, या आपको जिस टाइप का चाहिए आप उस वाले मेटल को या नॉन मेटल को या गैस को उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, आपको वाली लाइट मिल जाएगी। सोडियम लैंप होती है वो सोडियम का ले लीजिए, D1 D2 स्पेक्ट्रल, ये सभी आता है, पर ये सभी हमें लोगों को नहीं पढ़ना है, इतना डीपली नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बनने के चांसेस कम है। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, क्या आप इस बारे में थोड़ा सोच सकते हैं? तो कहेंगे सर सोच सकते हैं। अगर आपके पास में एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से हमको पता है क्या रेडिएट होता है, तो फोटॉन्स रेडिएट होते हैं, उन फोटॉन्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी लाइट सोर्स है ना, तो हमने लाइट सोर्स सोडियम का ले लिया, ठीक है। सोडियम का हमने लाइट सोर्स लिया, उस सोडियम की लाइट सोर्स से जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, या जिंक ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, या फिर आप जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए, ठीक है। आपने जैसे ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर हम ये देखते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से उसमें तीन इफेक्ट होते हैं। जब हमने बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कर दिया और उस पर स्पेक्ट्रल लाइन्स उसकी देख रहे हैं किसी स्क्रीन पर, ठीक है। अपने से स्क्रीन पर तो दिखेगी नहीं, अगर स्क्रीन पर नहीं देख रही हैं तो आप हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लेके आइए, उससे देखिए। जब आप उसको ऐसे देखेंगे बिना मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के, तो उसमें सिर्फ एक लाइन दिखेगी, वन लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन एक दिखेगी। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है, आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करी थोड़ी सी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब रख दिया उसको, तो उसमें जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, ठीक है, और एक में और स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे जिसमें तीन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें तीन स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, जिसमें तीन, बहुत ध्यान से समझो इस बात को, जिसमें तीन स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, वो आपका नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट होगा, ठीक है। जिसमें तीन से ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, वो आपका एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट होगा, ठीक है। महल ना सोच लेना, ठीक है ना। तो दो टाइप के आपके ये बेसिक से नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे काम करते समझ में आ गया ना आपको। मैं एक बार इसका छोटा सा चित्र बनाता हूँ आपके अकॉर्डिंग। देखो कई बुक्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप के चित्र दिए हुए हैं, फिगर दिए हुए हैं, चित्र है ना, चित्र दिए हुए हैं, तो आप उन चित्रों को देख करके अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। फिगर दिए हुए हैं, आप उनको समझ सकते हैं। मैं एक बेसिक सा फिगर बना रहा हूँ जिसे हमें इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लेनी है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लेने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या काम करते हैं, क्वेश्चन आया ये। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाते हैं? तो अगर हमारे पास ये एक आयरन है और इस पर हमने कॉपर की वाइंडिंग कर दी है, और इस कॉपर की वाइंडिंग में हमने इधर दे दिया कनेक्शन मतलब बैटरी से जोड़ दिया है, तो ये जो बनेगा ये कैसा बनेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही दो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए हमने, एक ये मैग्नेट एक ये मैग्नेट, दो ले लिए, ठीक है, ऐसे करके। अब इनके बीच में हमने एक लाइट सोर्स रख दिया, यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स रख दिया। जैसे ही हम यहाँ लाइट सोर्स रखते हैं, ठीक है, ये मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट, इन दोनों मैग्नेट्स को ऑन कर देते हैं। कहेंगे सर आपने ऐसे लिया है, लपेटा कैसे है? तो हमने कहा सर हम ऐसे लेंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, तो इसको भी ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लाइट सोर्स रखा और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस होने लगी। हमने इसकी इंटेंसिटी को हाई कर दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हाई कर दिया। जैसे ही हम हाई करेंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगी, सर कहाँ बनेंगी ये तो बताइए आप। तो देखिए अगर आप इधर से देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पर बनेंगी स्पेक्ट्रल लाइन्स इसकी, ठीक है, अगर आप हाई रेजोल्यूशन कैमरे से देख रहे हैं तो। दूसरा,
अगर हम यहाँ पर अपना कैमरा सेट करें तो इस तरफ बनेगी, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, उधर से देखेंगे तो वहाँ बनेगी। ऐसे करके दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में जो ये आपका इफेक्ट, जो स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, इसी को हम लोग ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। इस ज़ीमान इफेक्ट को हम लोग क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, पर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं समझना है, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें समझनी है ना। तो ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हल्की हल्की बातों को लेते हुए, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर बताइए उसके अंदर क्या था, ठीक है ना, तो आपसे हल्का सा ज़ीमान इफेक्ट ही पूछा जाएगा, तो आप इतना लिख करके आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आई थिंक आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमारे पास में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, उन मैग्नेट्स के बीच में हमने एक लाइट सोर्स रख दिया। लाइट सोर्स रखने से उसके अंदर जो लाइट सोर्स हमने लिया है, सोडियम का हमने लाइट सोर्स लिया है, उस लाइट सोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे सर? एटम प्रेजेंट होंगे। किसके एटम्स होंगे सर? वो सोडियम के एटम होंगे। अगर वो सोडियम के एटम्स हैं और हमने उनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है जो वीक है, तो किस प्रकार का, किस टाइप का ज़ीमान इफेक्ट होगा? एनामलस टाइप का होगा। जैसे ही हम इस को और बढ़ा देंगे, मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो यह किस टाइप का जो हमारा ज़ीमान इफेक्ट होगा वो नॉर्मल टाइप का ज़ीमान इफेक्ट होगा। तो ज़ीमान इफेक्ट दो टाइप का होता है, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है, कितने टाइप का? दो टाइप का। ज़ीमान इफेक्ट, दूसरा होता है नॉर्मल, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, ठीक है ना, जी ई लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको कैपिटल लिख दे, समझ में आएगा, जेड ई, जेड ई। कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है? तो यहाँ पे लिखेंगे वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा सोर्स लिया है हमने? कौन सा सोर्स लिया? अच्छा, वीक जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी है, किससे करी है हमने? इलेक्ट्रो मैग्नेट से, मैग्नेट से। इसको भी ऐसे बनाया है हमने। तो इस वाले में और इस वाले में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं? तो यहां पर हमें 3 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन मिलते हैं। यहां पर हमें 3 से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं, मोर देन 3 लिखता हूँ ना, मोर देन 3, मोर देन 3 स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस। क्लियर है इतना? बहुत ही देखो शॉर्ट में लिखवाया मैंने, अगर एक छोटी सी डिफिनेशन आ गई तो आप बिल्कुल छाप दोगे, कट्टो कर दोगे। इतना हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड इसको दिया, तो मैं थोड़ा सा इसका फिगर बना देता हूँ, छोटा सा, आपको समझ में आ जाए ना। तो हमने ले लिया यहाँ पर ये हमारा एक आयरन का पीस है। इस आयरन के ऊपर हमने ये कॉपर की वाइंडिंग करी और इसके तार को यहाँ पर लेकर के आए और यहाँ पे से दे दिए कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा, इसने बनाए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा हमने लिया, इस पर भी हमने ऐसे किया कनेक्शन। चाहे तो इसे एक ही बैटरी से कनेक्ट कर सकते थे। और यहाँ पर हम लाइट सोर्स रखेंगे अपना, ये ऐसे करके, और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे ऐसे करके, ठीक है। इस हिसाब से कनेक्शन करेंगे जिससे ये N बन जाए, ये S बन जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाने लगेंगी। तो यहाँ पर जब हम चाहेंगे तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, चाहेंगे तो इसको वीक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सोर्स रखा हुआ है S, और यहाँ पर हमने अपने लगा दिया कैमरा, ठीक है। कैमरा कौन सा? हाई, वही कैमरा स्लो मोशन वाला, ठीक है, ये लगा दिया। और इसके बाद में इसको हम चेक करते हैं। अब इसी का ये जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझ लीजिए थोड़ा सा अंदर तक। कैसे? वो सर कैसे? समझो। जब हमने क्या किया था, हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको दी, ठीक है। जैसे ही हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ठीक है, जो हमारे पास लाइट सोर्स है, उस सोर्स के एटम के बारे में कुछ सोचिए, उस एटम के बारे में सोचिए जो लाइट सोर्स के बीच में रखा हुआ है, और उस बीच में रखे हुए एटम के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनके स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास एक एटम होगा, ठीक है,
ये एटम है, इस एटम के पास में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये इस एटम के पास में इलेक्ट्रॉन होगा और हमने इसको एक, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में हमने इसको रखा है, ठीक है, और इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहेंगे सर बिल्कुल होंगे, ये एक बार ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो उस पर लॉरेंज फोर्स काम करेगा। लॉरेंज फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है आपको, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो साइन थीटा हो जाएगा 90 और एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एन इज क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ई वी बी साइन थीटा हो गया कितना 0। ये आपका कौन सा मैग्नेटिक फोर्स है। अब इसको रोटेट होने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इधर की तरफ जो काम कर रहा है। तो जब यहाँ पर हमने सोचा कि एक बार क्लॉकवाइज काम करेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, तो एक बार इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कौन सा Fm, और एक बार फोर्स इस पर सेंट्रीपिटल, ये हो गया Fc, ये हो गया Fm, और एक बार ये हो गया Fc, और एक बार ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा Fm। तो यहाँ पर जो हमें नेट फोर्स मिलेगा दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन की वजह से यहाँ पर कोई इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये घूमना तेज कर देगा या कम कर देगा, ऐसा होगा कुछ। अगर ये कुछ होगा तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, mv²/r। पहले ये इतना फोर्स था, पहले ये इतना फोर्स था, जैसे ही ये हमने इसको इस फील्ड के अंदर रखा, इस एटम को, कौन सा एटम है, सोडियम का एटम है, इसको हमने इसके बीच में रखा, तो हम देख रहे हैं कि हमें एक नेट फोर्स मिल रहा है। वो फोर्स कुछ ऐसा है, Fc माइनस का Fm और Fc प्लस का Fm, दो टाइप के फोर्स मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास जब ये क्लॉकवाइज होगा तो ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा, तो Fc प्लस माइनस Fm कर दिया हमने, ये हमारा नेट फोर्स आया, नेट फोर्स। इस नेट फोर्स की वैल्यू को हमने लिखा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा m, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है r ओमेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर r ओमेगा स्क्वायर, तो होगा हमारा r ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस इसके बराबर कितना हो जाएगा, e v b इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स किसके बराबर लगेगा, तो सर लगेगा टोटल मोमेंटम के बराबर, m ओमेगा प्लस डी ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू आर, इतना लगेगा। कैसे लगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हो गया चेंज, अब इसे हमें चेंज पे कन्वर्ट करना है, इस चेंज की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ये सपोज कर लें कि जो डी ओमेगा है बहुत ही छोटा चेंज है, बहुत ही छोटा चेंज है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने ये देखा तो हमें समझ में आ रहा है कि सर ये चेंज बहुत छोटा है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सोचिए अगर जो डेल ओमेगा की वैल्यू 0.04 10⁻⁸ रेडियन पर सेकेंड है, ये बहुत छोटा है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, 8 है, कितना हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इस छोटी सी वैल्यू को हम 0 कर कंसिडर कर लेंगे, जैसे ही हम 0 कंसिडर करेंगे वैसे ही हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा, हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको बताता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि अभी हमको लिखना पड़ेगा बहुत सब कुछ। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है कितनी, या है हमारा m r, ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस डी ओमेगा स्क्वायर प्लस का कितना, प्लस का 2 ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। ये वैल्यू 0 हो गई, इसको अंदर क्रॉस कर दीजिए, m r ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी कहीं पर m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था, m r ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस e v b कुछ है, प्लस का ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको अंदर हमने क्रॉस कर दिया, कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा या डेल ओमेगा m इंटू आर, ये हो गया कुछ, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। यहाँ बचा हमारे पास प्लस माइनस e v b इज इक्वल टू, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं सर कितना चेंज आ रहा है,
हमने तो कह दिया कि सर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी इसका मतलब क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज निकालना है हमको और वेवलेंथ चेंज निकालना है, दोनों चेंज निकालने हैं हमको। कितना चेंज होगा ये चेक करना है। ये प्लस माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना चेंज होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2, कुछ तो सब कुछ उड़ गया है, 2 ओमेगा डी ओमेगा डेल ओमेगा एम इंटू आर। एम से एम भी कटा है, कुछ नहीं कट रहा, सॉरी ये हो गया कितना, एम है ना यहाँ पे, हाँ एम। v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर डेल ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई एंड बी अपॉन 2m, ठीक है, 2m। ये आपका आ गया इतना। सर ये क्या है? सर ये है एंगुलर, क्या है ये? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर इसमें हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी, कहेंगे सर बिल्कुल आएगी, पर वी नो दैट वी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अगर इस फ्रिक्वेंसी को हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, ये हम लोगों ने लेज़र में किया है, इज इक्वल टू माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर। कैसे हो गया? कहेंगे सर कैसे हो गया, बताइए ना प्लीज़ सर। तो यहाँ पर हो जाएगा डी न्यू बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी लैम्डा, यहाँ हो जाएगा लैम्डा द पावर -1। अब हम जानते हैं कि x की पावर n डी अपॉन डी एक्स कितना होता है? x की पावर n+1 बाई n+1 होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, -1 हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। यहाँ से जो आपका जो फ्रीक्वेंसी चेंज है वो कितना है? डी न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -c बाई लैम्डा स्क्वायर एंड डी लैम्डा। इस वाली वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो कोई दिक्कत है? बताइए, कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई सी बाई लैम्डा स्क्वायर एंड डी लैम्डा। और ये वाली वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो कोई दिक्कत है? यहाँ पर पुट करेंगे तो बस डी लैम्डा आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी चेंज कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई डी न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी बाई 2m। ये आपका फ्रीक्वेंसी चेंज है, यहाँ से 2m हटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना? 4m पाई। ये हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज के साथ में हमें निकालना और भी कुछ है, हमें कुछ और भी निकालना है। हमें वेवलेंथ में भी चेंजेस निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया सर। ओके है कि नहीं? जी सर ओके है। तो हमारे पास आ गया है, कितनी वैल्यू आई है? हाँ 2 पाई, ये देखिए 2 पाई सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी बाई 2m। यहाँ पर है माइनस, तो ये माइनस है ये प्लस है तो चेंज कर लीजिए। डी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस प्लस ई बी बाई लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2, कितना 2 को हो जाएगा 4 पाई एम सी, ये तो होगा 2c 2m, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेवलेंथ में चेंज। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि वेवलेंथ में भी चेंज है, फ्रीक्वेंसी में भी चेंज है, तो हमें समझ में आता है कि सर ज़ीमान इफेक्ट में जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, तो डी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू द बी। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, देखो कम लिखा रहा हूँ, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा?
ये कांस्टेंट, m कांस्टेंट, c कांस्टेंट, लैम्डा भी है सर यहाँ पे, सर लैम्डा भी तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा माइनस का लैम्डा डैश बाई लैम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द b। क्या कहते हो, कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? बाकी सब तो कांस्टेंट है सर। तो ये हमारा एक बेसिक सा ज़ीमान इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है इन क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पास्टनबैक एक्सपेरिमेंट। तो पास्टनबैक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ज़ीमान इफेक्ट के बीच में ही हम लोग इसे पढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया है ना, ये ज़ीमान इफेक्ट के बीच का एक्सपेरिमेंट है। ये जो मैंने बताया आपको, जो हम लोगों ने चेंज निकाला है, ये चेंज इसी का ही है, ठीक है। कैसे होना है बस ये समझ लो, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है सर, वेरी एंड वेरी सिंपल। देखिए एनामेलस जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड आया था, जो एनामेलस ज़ीमान इफेक्ट आया था, मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, एनामेलस ज़ीमान इफेक्ट, और यहाँ पर है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। यहाँ पर था हमारे पास में वीक मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 5 टेस्ला थी शुरुआत में, ठीक है। 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास थी, हमने इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करते गए और यहाँ से ले आए 20, 40, 80, 800। ये वीक थी, बढ़ती गई, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये कितना है, स्ट्रांग हो गई। जैसे ही हम इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को, जो वीक थी, हमें यहाँ पर कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रहे थे, हमें यहाँ पर मोर देन 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रहे थे, मोर देन 3 मीन्स मान लीजिए हमें यहाँ पर 10 स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहे थे, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रहे थे। हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन किस में कन्वर्ट हो गए, 3 में कन्वर्ट हो गए। ये जो एक्शन पता किया था यही इफेक्ट जो है क्या कहलाता है, यही इफेक्ट पास्टनबैक एक्सपेरिमेंट या इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। इफेक्ट कहलाता है, पास्टनबैक इफेक्ट कहलाता है। कोई दिक्कत है? बहुत ईजी पूछेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपका बेसिक सा पास्टनबैक इफेक्ट है जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं रमन में, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रमन स्कैटरिंग क्या होती है। तो रमन स्कैटरिंग से हमें ये पता चलेगा कि जब हम कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को, किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर से या मिडिल से पास कराते हैं, तो पास कराने के बाद में उसमें कुछ एक्शन होता है। वो एक्शन क्या है? वो एक्शन ये है कि जैसे ही हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर से कुछ लाइट सोर्स, कहेंगे सर कुछ लाइट सोर्स क्या होता है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है, तो ऐसा लाइट सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ का हो उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहते हैं। जब हम इस लाइट सोर्स को किसी एक ऑर्गेनिक ठीक है, सब्सटेंस कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इसके ऊपर से पास कराते हैं, ऊपर से नहीं मीन्स इसके मिडिल से, बीच से मीन्स पास कराते हैं या इस पे डालते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक लेप है एक हमारे पास में सब्सटेंस है, बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन है हमारे पास। यहाँ पर मैंने बेंजीन का एक लिक्विड लिया और उसने पर डाल दिया ऐसे करके, और उस पर मैंने एक लाइट सोर्स डाला, लेज़र। जैसे हम इस पर लेज़र डालते हैं तो हमें समझ में आता है कि लेज़र की फ्रिक्वेंसी कुछ जगह पर बढ़ गई है, कुछ जगह पर कम हो गई है, कुछ जगह पर सेम है। बात समझे कुछ?
कहेंगे नहीं समझे। हमने कहा वेरी गुड है। तो देखो सपोज करो कि मैंने एक फ्रीक्वेंसी ली, वो फ्रीक्वेंसी है, कोई छोटी सी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। हमने एक फ्रीक्वेंसी ली, तो कितनी ले लूँ बताओ? मैं लेता हूँ 5000, इतनी 50,000, ठीक है ना, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, आई नो। मैंने 50,000, हाँ इतना ठीक रहेगा, है ना, फिर 50,000 मैंने इतनी फ्रीक्वेंसी ली और इसे एक, ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड से पास कराया, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से सर इस फ्रीक्वेंसी के पास कुछ लाइट सोर्स भी होगा, तो हमने कहा सर इसका जो एनर्जी है वो एच न्यू नॉट है, एच न्यू नॉट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नॉट। ये क्या है? ये मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स को हमने इस पर इंसिडेंट करवाया, ठीक है। जैसे ही हम इंसिडेंट करवाते हैं तो हम देखते हैं तीन चीज़ें, ये इसके अंदर जाता है और हमें पता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बहुत ध्यान से, बहुत मस्त तरीके से बताता हूँ, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इस कंपाउंड के अंदर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। इन एटम से जा करके ये लाइट सोर्स टकराएगा। जैसे ही टकराएगा इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ये, और उसके बाद में इसको रेडिएट करेगा, ठीक है। तो इसने ऐसे रेडिएशन किया, एक रेडिएशन कुछ ऐसे मान लीजिए, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, तीन टाइप के रेडिएशन किए। अब मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस फिगर को, इस फिगर को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। होल्ड इट, कहते हैं ना, होल्ड इट, मेरे लाला, मेरे बच्चे, मेरे चोनू, मेरे मोनू, होल्ड इट। कितना लाइट सोर्स लिया था? 5 × 10⁴ हर्ट्ज का। यहाँ पर जो हमने लाइट सोर्स दिया था वो कुछ इस टाइप का था, अब मज़ेदार आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लाइट सोर्स मिला हमें वो कुछ इस टाइप का था, इस टाइप का था, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें जो लाइट सोर्स मिल रहा है वो इसी टाइप का था, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। पर जो यहाँ पर हमें मिला वो कुछ इस टाइप का था। एक सेकंड, थोड़ा सा गलता है इसमें, ऐसे करके, ठीक है। कुछ इस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पर मिल रही है, तो ये वाली जो लाइट आ रही है, जो ये सोर्स है जो स्कैटर्ड हुआ है इस एटम्स में टकराने के बाद में, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसमें जो हमारा लाइट सोर्स आके टकराया है, उस टकराने के बाद में जो हमें स्कैटरिंग मिल रही है, वहाँ पर हमने देखा जो न्यू फ्रीक्वेंसी है डैश, न्यू डैश इज इक्वल टू है न्यू नॉट। बहुत ध्यान समझो इसको। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड था, इसको टकराने के बाद हमें यहाँ पर ऐसा मिल रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर हमें इतनी ही फ्रीक्वेंसी मिल रही है 5 × 10⁴ हर्ट्ज की, बट यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिलती है 6 × 10⁴ हर्ट्ज की। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई सर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई यहाँ पर। तो न्यू नॉट क्या हो गया यहाँ पर? ये हमारा इंक्रीज हो गया। पहले कितना था? 5 × 10⁴ था, अब कितना हो गया है? 6 × 10⁴ हो गया है, ठीक है। और भी एक एक्शन है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ 3 × 10⁴ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बची हुई है सर। तो यहाँ पर देखो 5 की हमने इस मॉलिक्यूल्स को दी थी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिया था, इसने हमें 1 2 3 टाइप के मज़ेदार फंक्शंस दिए, ठीक है, 3 टाइप के मज़ेदार फंक्शंस दिए या फ्रीक्वेंसी दी। तो ये फ्रीक्वेंसी कैसी है? ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसी है? ये वाली फ्रीक्वेंसी है ऐसी। इन सभी का वर्डिंग समझ लीजिए इसी तरह से, ये और ये, ठीक है। तो
तो ये वाली जो स्कैटरिंग हुई है इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए इसमें जो है इसकी वेवलेंथ बढ़ गई है, इसमें इसकी वेवलेंथ बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखो बहुत ध्यान समझो, बहुत ही ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से। अगर हमने कहा कि हमने यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी है वो न्यू नॉट है, हमने जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है वो न्यू नॉट है, और जो हमने वेवलेंथ दी है वो लैम्डा नॉट है। हमें यहाँ पर जो वेवलेंथ मिल रही है वो भी लैम्डा नॉट है, दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों सेम है। बट जब हम यहाँ देख रहे हैं तो जो हमें यहाँ पर लैम्डा मिल रहा है वो बड़ा है लैम्डा नॉट से, ठीक है, लैम्डा नॉट से बड़ा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमें लैम्डा दिया गया है वो लैम्डा नॉट कैसा है, बड़ा है लैम्डा डैश। क्लियर हो रहा है कुछ मतलब, कहने से क्लियर हो रहा है। दोनों चीज़ों को ध्यान समझो। अगर यहाँ पर देखो, इसकी तुम्हें खुद समझ में आ रहा होगा, जो हमने फिगर बनाया है उस फिगर से समझ लो। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कैसी है, यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा से चल रहा है, ठीक है ना, तो और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो ये ऐसा एक्शन हो जाएगा। तो हर तरीके से आप समझिए, ये हो गया एक तरीका, एक ये तरीका हो गया, और एक तरीका ये हो गया, ये लैंग्वेज में है, ठीक है। अब इन तीनों के नाम होते हैं, ठीक है, इससे हम कहते हैं, इसे कहते हैं रेलेज स्कैटरिंग, ठीक है। इसे कहते हैं रमन स्कैटरिंग, ठीक है। अब इसे और दूसरे नाम से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। इसे कहते हैं एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। बताओ कोई दिक्कत है? इसी में सारा क्लियर हो गया, एक ही फिगर में सब कुछ क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी वेरी वेरी, ठीक है। फिर से समझ लो, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कोई भी एक लाइट सोर्स इमिट करते हैं, डालते हैं, ठीक है, इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, और लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। जब जैसे इसको हम इमिट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से जितना भी लाइट सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक है, वो लाइट सोर्स क्या करता है, खुद को स्कैटर्ड कर देता है। स्कैटर करने पर हमें 3 टाइप की फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, 3 टाइप की फ्रीक्वेंसीज या 3 टाइप के लैम्डास मिलते हैं हमें, लैम्डास मतलब वेवलेंथ्स मिलते हैं। 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी में हमें पहली फ्रीक्वेंसी मिलती है एंटी स्टोक लाइन्स मिलती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती हैं, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, हाँ, स्टोक स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्टोक स्पेक्ट्रल लाइन्स। ये क्या है, रमन, ये हमारा रेलाइट स्पेक्ट्रल लाइन्स, ये क्या है, ये है एंटी स्टोक स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है, ऐसे मिलते हैं ना। तो कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो हमारी गिवन फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, सेम होती है, इक्वल होती है, और एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसकी वैल्यू गिवन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसकी वैल्यू गिवन फ्रीक्वेंसी से कम होती है। जिसकी वैल्यू कम होती है फ्रीक्वेंसी की, वो वाले कहलाते हैं स्टोक रमन स्कैटरिंग कहलाते हैं, और ऐसी फ्रीक्वेंसी कहलाती है स्टोक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर एंटी स्टोक फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जिसमें न्यू डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी न्यू नॉट से। न्यू नॉट क्या है, हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का क्या है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, गिवन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है जो हम दे रहे हैं किसी भी लाइट सोर्स को, ठीक है। इसी में हमें और भी पढ़ना है कि इसकी स्पेक्ट्रल लाइन्स कैसे बनती है, इसका ग्राफ भी हमें बनाना है, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि इसका ग्राफ भी आपके एग्जाम में है और आता भी है, मतलब दिया हुआ है लॉ, बस आपको पर आना तो चाहिए ना, कम से कम पता होना चाहिए कि कैसे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके। तो ये वाली वैल्यूज़ को भी थोड़ा समझना है हमें कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टोक लाइन्स, एंटी स्टोक लाइन्स, अब तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलेंगे, क्योंकि इससे सिंपल लैंग्वेज मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती है ना। और जिस हिसाब से हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी क्लासेस होंगी, क्योंकि ज़्यादा डीपली समझने में लफड़ा हो जाएगा, कहेंगे सर लफड़ा नहीं होगा, ठीक रहेगा। तो ये आपका इतना बेसिक चीज़ हो गई है। इस बेसिक चीज़ में थोड़ा सा और दिमाग लगाना है हम लोगों को, और उस दिमाग में ये करना है कि हमारे पास अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी दिख ही नहीं रहा हुआ है ना, इंटेंसिटी ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगी रे लाइट,
रेयरली स्कैटरिंग, ठीक है। ये कहाँ पर होगी, मिडिल में होगी, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपके पास आएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये, और उसके बाद सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी ये। तो सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसके पास में है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, हम कहते हैं एंटी स्टोक, एंटी स्टोक स्पेक्ट्रल लेंस, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्टोक्स स्पेक्ट्रल लेंस, ठीक है। ये इसका बेसिक ग्राफ है, इसको ऐसे बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं, जिस तरीके से है उससे बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए इसका भी एक्सप्लेनेशन क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग किया गया है, पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही जानेंगे, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया है, 3 आपके इफेक्ट हो चुके हैं। रमन इफेक्ट हो गया आपका, पास्टन-बैक इफेक्ट हो गया आपका, ज़ीमान इफेक्ट हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं कपलिंग। अब हम लोग देखते हैं कपलिंग। तो कपलिंग किसे कहते हैं, तो हम लोगों को पता है कि कपलिंग हमारे सिलेबस में 2 टाइप की है, जेजे और एलएस, ठीक है ना। तो कपलिंग समझ लो पहले। कपलिंग, एक हमारी कपलिंग है जेजे कपलिंग, जे एंड जे, और एक हमारी है एल एस कपलिंग, एक हमारी है एल एंड एस कपलिंग, या इसे ही हम आर एस कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये कपलिंग हैवी मटेरियल्स पे करी जाती है, जो हैवी आइटम्स होते हैं उस पर करी जाती है। ये वाली लाइटर पे हो सकती है ना। कपलिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एटम है, उस एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है। ये हमारा एक एटम है, इस एटम के पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका रोटेशन है ऐसे करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रोटेट भी होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी, इसके पास में 2 मोमेंटम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास में 2 मोमेंटम रहते हैं। एक मोमेंटम रहता है उसके पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक रहता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब ये इस पर रोटेट भी हो रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस पर रोटेट भी हो रहा है, और साथ में ये ऐसा एक्शन भी कर रहा है। तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इस मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और इस मोमेंटम को फाइंड करने के लिए, जो नेट टोटल एंगुलर मोमेंटम है ऑफ एनी एटम, ठीक है, किसी भी एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए 2 तरीके होते हैं। अगर आपके पास में हैवी मटेरियल है तो हम यहाँ से इसको फाइंड करेंगे जेजे से, ठीक है। और अगर हमारे पास लाइटर है तो हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हैवी वाला जेजे वाला दिया हुआ है, तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो हमारा हो जाएगा जे आई इज इक्वल टू एल आई प्लस का एस आई। तो कहेंगे सर ये क्या कर दिया, तो देखो, जब हम किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का सेट होगा और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सेट होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन का जो सेट होगा, उन दोनों को कंबाइन करके ऐड करेंगे तो वो हमारा जेजे कपलिंग में आएगा, ठीक है। समझो कैसे। हमने क्या किया, हमने एक इसका एंगुलर मोमेंटम लिया, इसका एंगुलर मोमेंटम, दोनों को जोड़ दिया। मीन्स ये हमने लिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट, ये सिस्टम लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया इसका, और साथ में इसका कॉम्बिनेशन कर लिया, दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। तो जो हमारा जेजे कपलिंग है, इस जेजे कपलिंग में हम क्या करते हैं, सोचो, फिर से दिमाग लगाओ एक बार। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा एक एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन होगा इसका, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, हम ऐसा मान रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमने कहा कि सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए स्पिन का होगा, इसके लिए भी स्पिन होगा, इसके लिए भी स्पिन होगा, इसके लिए भी स्पिन होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए भी स्पिन होगा। तो हम क्या करेंगे, जे कपलिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए सभी के स्पिन वाले हैं, ठीक है। तो स्पिन ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ऑल स्पिन, है ना, ऑल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कैसे, तो स्पिन के लिए हम क्या करते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस का S4, कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, हमने चारों को जोड़ दिया, उस लिखा SI इज इक्वल टू दिस, ये लग लिया। फिर ऐसे ही इनकी जो हमारे ऑर्बिटल वाले जो घूम रहे हैं, इस ऑर्बिटल वाले के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा, तो क्या लिखेंगे, ऑल एंगुलर बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा LI इज इक्वल टू L1 प्लस का L2 प्लस का L3 प्लस का L4, ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हमें इस पूरे एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये हमारा वेक्टर सम है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर सम है। सपोज करो, तो हमने जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर निकाला है, ठीक है, वेक्टर ये वाला और ये वाला मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। तो फिर समझ लो एक बार ध्यान से मन लगा के कि जो हमारे पास में कोई भी एटम है, उस एटम का एंगुलर मोमेंटम का टोटल वैल्यू या रिजल्टेंट निकालने के जो मेथड है वो 2 मेथड है। पहला मेथड हमारे पास जे कपलिंग है, ठीक है, जे कपलिंग, जे लिखा मैंने, कपलिंग लिखी नहीं, वेरी गुड, कपलिंग। तो जे कपलिंग में क्या होता है कि हम सभी एटम्स के पास में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम होता है उसको सम कर लेते हैं, वेक्टर्स होते हैं उनको सम कर लेते हैं। फिर जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उनका सम कर लेते हैं, दोनों को सम करके आपस में कंबाइन कर देते हैं। जैसे ही ये कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, है ना, एटम इज इक्वल टू टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। तो टोटल का हमने नाम लिया J, I इज इक्वल टू LI प्लस का SI, ये हमारा हो गया आपका जे कपलिंग। ये किन मटेरियल्स में होता है तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये हैवी मटेरियल्स में पाया जाता है। और ये होता कैसा है, ये बहुत वीक होता है, ठीक है ना। अगर कुछ फिगर आप बुक में देखेंगे कुछ टाइप का दिया होगा, एक S दिया होगा ऐसे करके नोटेशन S का, और अगर प्लस S है तो ऐसे नोटेशन करना है, माइनस है तो ऐसे नोटेशन करना है, और इसको ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे दिया होगा, कुछ ऐसे दिए होंगे, कई टाइप के नोटेशन है। तो उन नोटेशन को मैं नहीं पढ़ना है, मैं कुछ बेसिक तरीके से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, पर चांसेस कम है कि नहीं बने, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक और कपलिंग होती है जिसको हम कपलिंग कहते हैं, कौन सी कपलिंग, LS कपलिंग। देखो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो सारे कपलिंग के नाम इसी में लिखे हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे L को जोड़ेंगे, सारे S को जोड़ेंगे एक बार में। जो हमारे पास एटम दिया हुआ है उस एटम के इस वाले एटम के लिए L और S दोनों की वैल्यू का सम, इस वाले एटम के लिए L और S दोनों की वैल्यू का सम, इसके लिए L और S का दोनों वैल्यू का सम, इसके लिए सभी के सेट निकाल के टोटल निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा J इज इक्वल टू, मैं साफ कर देता हूँ, 1 मिनट फिर लिखता हूँ, है ना। यहाँ पर जो हमारे पास जो LS कपलिंग है उस LS कपलिंग में यही होगा, LS कपलिंग में यही होगा, L and S कपलिंग। LS कपलिंग।
तो एलएस कपलिंग समझो थोड़ा दिमाग लगा के, कि हमारे पास जो ये एटम दिया हुआ है, इस एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसके पास में नेट एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है इसका, हमने मान लिया सर इसका एंगुलर मोमेंटम है टोटल J1 L1 प्लस S1, ठीक है, ये तो होगा ना। इसका है J2 इज इक्वल टू L2 प्लस का S2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू L प्लस का S। ये हमारा क्या है, ये हमारा है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ये क्या टोटल, ठीक है, और ये S क्या है, तो S हमारा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये हमारी दो चीज़ें दी हुई, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना सिलेबस था अभी तक का, आगे हम लोग लगातार मिलते रहेंगे फिर, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, मतलब इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके भी नोट्स आज मैं लगवा दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, या कल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले पहला वीडियो नहीं देखा है तो आश्रम पद्धति की जो न्यू प्लेलिस्ट अभी आपको दिखेगी साइड में, वहाँ पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं, पहले उसको देख लीजिए। सारे यूनिट लगभग मैं कवर कराऊंगा इन मैराथन क्लासेस के थ्रू, ठीक है। फिर लास्ट में इन सभी को जोड़ के एक आपको क्लास दे दूंगा जिससे आप सीधे पढ़ सके उसको। तो अभी आपको एक सिर्फ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना है कि सभी लोगों को इसको शेयर करना है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो आश्रम पद्धति में है, उन्हें इसको शेयर करना है। यहाँ पर से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पास्टन बैक जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, रमन इफेक्ट क्या होता है, छोटे से क्वेश्चन में आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको पूरी कहानी लिखनी है। यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो रिलेट एक्सपेरिमेंट है वो क्या होता है, रेले एक्सपेरिमेंट क्या होता है, या फिर ये भी बना जा सकता है कि जे कपलिंग किसे कहते हैं, एलएस कपलिंग किसे कहते हैं, एलएस कपलिंग को आरएस कपलिंग भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि एंटीस्टोक्लाइंस क्या होती हैं, ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है, एनामलस इफेक्ट क्या होता है, या एनामलस ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है। उसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि सर नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है, और साथ में ये भी याद रखना है कि ये किस किस के लिए और कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बताए थे, वो क्वेश्चन भी सुन लीजिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ सकता है, वेक्टर एटम मॉडल भी आ सकता है, ठीक है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। स्पेस क्वांटाइजेशन भी आ सकता है, स्पेशल क्वांटाइजेशन भी आ सकता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ टोटल एटम्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी आ सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। नोट्स आपको मैं भेज दूंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।